हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं आनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो सीटेट जुलाई 2024 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, टॉपिक टू टॉपिक वाइज आज से हम जो है एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें टॉपिक टू टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस होंगे। आनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित आपने अक्सर जो है एग्जाम में क्वेश्चंस देखे हैं। कम से कम जो है 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पूरे चांसेस रहते हैं कि आने के, और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो 5 क्वेश्चंस तक जो है यहाँ से आपको मिल सकते हैं देखने को। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बहुत सिंपल है, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि आनुवांशिकता का जो है रोल होता है, जो व्यक्ति के डेवलपमेंट में होता है वो क्या होता है, और वातावरण का रोल क्या होता है। ठीक है, तो हमने जो है सीटेट में आए हुए जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं या कुछ नए क्वेश्चंस जो बनाए जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। देखिए, आज का वीडियो का जो टारगेट है वो है सिर्फ केवल 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम इससे मोटिवेट होते हैं और डेली हम आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियोज़ लेकर के आते हैं। आप हमारे पुराने प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं सीटेट के। मैंने ऑलरेडी कम से कम 100 वीडियोस अपलोड किए हैं, सारे पेपर्स सभी के। ठीक है, उन पेपर्स को करके आप 120 प्लस जो है मार्क्स जो है अपने ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन आपको पेपर्स लगाने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चन होंगे जो शायद आपको बिल्कुल आसानी से आप आंसर लॉक कर लेंगे, आंसर लगा लेंगे, लेकिन कुछ थोड़े से डिफिकल्ट होंगे जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिएगा। देखिए, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की जो भूमिका होती है वो किस प्रकार की होती है। तो देखिए, हम सभी व्यक्ति और बुद्धि, याद रखिएगा, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम, हेरिडिटी की जो आनुवांशिकता जिसे कहते हैं वंशानुक्रम, या फिर कह सकते हैं इंग्लिश में बोले तो हेरिडिटी, या फिर जेनेटिकल जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, जो जेनेटिक्स एक माता पिता से जो गुण जो है बच्चों में जो ट्रांसफर होता है उसी को कहते हैं वंशानुक्रम या हेरिडिटी या आनुवांशिकता। ठीक है, तो देखिए इसकी जो भूमिका होती है वो नाम मात्र की होती है, या महत्वपूर्ण होती है, या पूर्वानुमेय भूमिका होती है, मतलब पूर्व से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, या आकर्षक भूमिका होती है। तो देखिए, जो व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है, व्यक्ति का जो विकास होता है, उसमें जो हेरिडिटी के जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। याद रखना, हेरिडिटी की जो भूमिका है महत्वपूर्ण होती है। हेरिडिटी क्या होता है ये हम सभी को पता होगा, आप सभी को, ये लोगों को पता होगा कि वंशानुक्रम जो होता है, वंश, एक वंश से दूसरे वंश में जो जेनेटिक्स जो गुण ट्रांसफर होते हैं उसी को कहते हैं वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कह सकते हैं, या इंग्लिश में बोले तो हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आंसर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, गत्यात्मक या फिर गौण या स्थिर या फिर प्राइमरी। ठीक है, तो देखिए आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। किस प्रकार से इसका आंसर देना है, तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थिर जो है इसको जो है संरचना माना जाता है। देखिए, ये सीधे तौर पर समाज में किसी व्यक्ति की स्थिति या भूमिका नहीं निर्धारित करती। याद रखना, आनुवांशिकता जो है वो किसी भी व्यक्ति की जो स्थिति है या उसकी भूमिका है वो समाज में किसी प्रकार से जो है डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व करती है। जब माता पिता के गुण जो है बच्चों में ट्रांसफर होते हैं उसी के माध्यम से जो है मतलब बच्चों में जो गुण ट्रांसफर होते हैं वही आनुवांशिकता कहलाते हैं, और उन गुणों को हम संशोधित नहीं कर सकते। याद रखना, उन गुणों को हम संशोधित नहीं कर सकते, मतलब वो गुण जो होते हैं वो स्थिर रहते हैं। तो आनुवांशिकता जो है एक स्थिर गुण है जो माता पिता से उसको बच्चों में मिलते हैं, और इनके गुणों को जो है संशोधित नहीं किया जा सकता। जैसे माता पिता से मिलने वाले कौन से गुण हो सकते हैं, जैसे बच्चे की लंबाई, आंखों का रंग, शरीर का जो रंग होता है ना। ठीक है, ये चीज़ होती हैं जो, और बौद्धिक क्रियाएं बहुत सारे हद तक जो है, जैसे शारीरिक, जैसे कि मान लीजिए माता जो है पिता में से कोई जो है कोई किसी तरीके की एक्टिविटी करना पसंद है तो बच्चे में भी वो गुण डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव का कौन सा गुण आनुवांशिकता से निर्धारित होता है। तो देखिए, मानव का कौन सा गुण आनुवांशिकता से निर्धारित होता है, हेरिडिटी से निर्धारित होने वाला गुण का बताना है। नैतिक, स्वभाव, बुद्धि और सामाजिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, बुद्धि जो है वो आनुवांशिकता से निर्धारित होती है, क्योंकि बच्चे में जो गुण आते हैं वो माता पिता से आते हैं। अगर माता पिता जो है पढ़ने में अच्छे होंगे, इंटेलेक्चुअली रूप से अच्छे होंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं बच्चा भी अच्छा होगा। देखिए, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा रोल अदा करेगा, मतलब आनुवांशिकता और वातावरण से मिलकर बच्चे का डेवलपमेंट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा।
लेकिन जो है बुद्धि जो है वो आपको कहीं ना कहीं माता पिता से मिलती है एक अच्छी जो है, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर सी इसका है। विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार जिसको कहते हैं अनडिजायरेबल जो है बिहेवियर को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है। विद्यार्थियों को दंड देना, तो किसी भी एजुकेशन जो है पद्धति में, एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमें दंड देने की जो प्रक्रिया है उसे बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, उसे जो है हटा देना चाहिए। अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना, बात बात पे शिकायत करना उसके पेरेंट्स से कि बच्चा ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, इसको भी नहीं करना चाहिए। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, तो देखिए इसका आंसर सिंपल सा है, सी है, ठीक है। बच्चे के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, अवांछित व्यवहार अनडिजायरेबल जो बिहेवियर इसका है स्कूल में वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसके कारणों को जानने का प्रयास करना चाहिए एज अ टीचर, फिर उसको सुधारने का भी हमें प्रयास करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं। तो बात बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, स्थानांतरित वाले गुणों को कहते हैं आनुवांशिकता, इसको समझाने की जरूरत नहीं, सभी को पता होगा। अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आगे आपको थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, फिर हार्ड में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमें सत्य बताना है। तो विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या आनुवांशिक जो है बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है, या गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होगा जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है, या अनुभव वास्तविक मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। इसका सही आंसर देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा गया है सीटेट में, हमें हमेशा याद रखना है प्रकृति पोषण विवाद जो है वो आनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित है। प्रकृति का संबंध है आनुवांशिकता से और पोषण का संबंध है उसके वातावरण से। प्रकृति का मतलब है जो उसको प्राकृतिक रूप से मिला हो, नेचर से। आनुवांशिकीय जो गुण होते हैं बच्चे को जो मिलते हैं वो माता पिता से मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, और माता पिता के अंदर जो गुण आते हैं वो भी प्राकृतिक रूप से उसके माता पिता से आते हैं। तो ये जो होते हैं गुण एक वंशानुक्रम होता है, एक वंश से दूसरे क्रम, दूसरे वंश से तीसरे जो है वंश में जाते हैं, स्थैतिक स्थिर होते हैं, इनको बदला नहीं जा सकता इन गुणों को। और पोषण विवाद जो होता है, जो पोषण आप बाहर से देते हैं, वातावरण, आप बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो पोषण इन दोनों पे टिका होता है। अगर वातावरण बच्चे का जो है अच्छा होगा, आसपास का माहौल अच्छा होगा, उसके घर का माहौल अच्छा होगा, जिस जगह रहता है, जिस एरिया में रहता है वहाँ का अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो है डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, ठीक है। तो याद रखना प्रकृति पोषण विवाद जो है वो आनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है, संबंध रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय जो है दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित जो है बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं, या लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए जो है शैक्षिक अवसरों को समान करना, या वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करना जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, या फिर विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसे गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका आंसर है वंचित वर्ग के बच्चों को वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को जो है सामान्य करता है ये, और इन बच्चों के समूहों, समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय जो है संबंध बढ़ाने का कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण हमें नहीं बताना है, नहीं है, ठीक है, ठीक है। एक रिसर्च से पाया गया कि जो स्कूल है वो बच्चों में जो है डिस्क्रिमिनेट करता है, एक दूसरे को अमीर गरीब में करता है, इंटेलेक्चुअली जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको जो है अलग बैठाता है, सामान्य बच्चों को अलग बैठाता है, और जो विशिष्ट प्रकार के बालक है उनको अलग बैठाता है। तो इस तरीके से विभेदीकरण जो है पाया जाता है स्कूल में। तो इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, या फिर अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए हुए बच्चों को जो है कम उपेक्षाएं रखता है। ये पहले ही जो है इसने डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि जो अच्छे परिवार से होंगे, जो आर्थिक रूप से बहुत अच्छे होंगे, पैसे वाले होंगे, उनके बच्चे बहुत अच्छे होंगे, और जो गरीब से होंगे, जिनका आर्थिक रूप से जो है
कमज़ोर वर्ग से आते हैं वो जो है उनके बच्चे कमज़ोर होंगे पढ़ाई में, तो इसने पहले डिस्क्रिमिनेट कर दिया। मध्य जो मिड डे मील जो होता है उसमें जो है दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। ये लड़कियों को गणित और विज्ञान के विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, क्योंकि जो रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रहा है। मतलब जो है टीचर ये मानता है कि लड़कियां ये कर सकती हैं और लड़के ये कर सकते हैं, उसने डिस्क्रिमिनेट कर दिया यहाँ पे। तो देखिए, केवल व्याख्यान पढ़ाई में केवल व्याख्या विधि का प्रयोग करते, ये जो है विभेदीकरण का उदाहरण नहीं माना जाता। ठीक है, इनमें से कौन विकास पर आनुवांशिकता के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए, विकास के आनुवांशिकता के प्रभाव का मतलब हेरिडिटी का सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है डेवलपमेंट में। उदाहरण पेश करना है तो आनुवांशिकता जो है निर्धारित करती है कि हम कितनी दूर जाएंगे, और ये निर्धारित करती है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। हम कितनी दूर जाएंगे ये प्रमुख रूप से निर्धारक है, या हम इस बात का प्रमुख निर्धारक है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं? तो देखिए, इसका सही आंसर है ये निर्धारित करता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जिन्होंने भी जो है बी लॉक किया वो सभी सही हैं। देखिए, आनुवांशिकता का जो प्रभाव होता है विकास में, आनुवांशिकता ये बता देता है कि आपके जो गुण हैं, माता पिता से जो शारीरिक और मानसिक गुण मिले हैं, अगर उसका सही से वातावरण, उसका पोषण सही से हो जाए तो हम ये बता सकते हैं कि बच्चा कितनी दूर जा सकता है। मतलब अगर माता पिता जो है पैसे वाले हैं, माता पिता जो है इंटेलेक्चुअली रूप से बहुत अच्छे हैं, जैसे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, किसी अच्छे जो है अधिक बड़े अधिकारी हो, या नॉर्मली पढ़ने में तेज़ थे बचपन में, तो माता पिता के जो गुण होंगे वो बच्चे में मिलेंगे। और इस बात से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा भी जो है आने वाले समय में बहुत अच्छा जो है करेगा। शारीरिक रूप से होगा तो शारीरिक रूप से अच्छा करेगा, जैसे खेल कूद में अगर माता पिता के गुण होंगे तो वो खेल कूद में अच्छा करेगा, पढ़ाई लिखाई में अच्छे होंगे तो पढ़ाई लिखाई में कुछ ना कुछ। तो हम ये बता सकते हैं कि बच्चा जो है आनुवांशिकीय रूप से वो कितनी दूर जा सकता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये हमें बताना है। तो आनुवांशिकता और वातावरण की जो भूमिका है वो बच्चे के डेवलपमेंट में कितना जो है रोल अदा करती है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक दूसरे के विकास में 50-50% का योगदान करते हैं। देखिए, ये ऑप्शन बिल्कुल तरीके से गलत है। ये बहुत सारे बच्चे इसको लॉक कर देंगे आंसर, बल्कि ये गलत है। कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि आनुवांशिकता का रोल आपके जो है मतलब आपके विकास प्रक्रिया में, आपके डेवलपमेंट में सबसे जो है 50% का रोल है, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे का जो है वातावरण अच्छा हो, कहीं ना कहीं देखिए प्रभावित हो सकता है एक दूसरे के, मतलब हो सकता है कि आनुवांशिकीय गुण अच्छे ना मिले, वातावरण उसका अच्छा मिल जाए तो भी जो है बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट उसका प्रभावित होगा, उसका डेवलपमेंट प्रभावित होगा लेकिन अच्छा हो सकता है। लेकिन हम ये कह दें कि जो है दोनों के विकास में 50-50% का योगदान है, ये गलत है। समवयस्कों और जीन्स के का जो सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्शन है। या फिर आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। देखिए, यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। जो सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है समवयस्कों और प्रत्येक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ठीक है, जो आनुवांशिकी और वातावरण जो गुण होते हैं वो एक दूसरे से अंतःक्रिया करके जो है, मतलब एक देखिए बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का परस्पर अंतःक्रिया से बनता है। कहने का मतलब है अगर हेरिडिटी प्रभावित है तो बच्चे का वातावरण जो है चाहे जितना अच्छा हो कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगा। ठीक है, अगर वातावरण अच्छा है और वातावरण प्रभावित है, केवल हेरिडिटी बहुत अच्छा है और वातावरण जो है उसको अच्छा, जैसे माता पिता से सभी शारीरिक और मानसिक गुण अच्छे मिले लेकिन जो है उसका वातावरण अच्छा ना, लालन पालन पोषण जो है वो अच्छा ना किया जाए, उसको जो है खाना सही से टाइम से ना दिया जाए तो उसका शरीर जो है कमज़ोर हो जाएगा। उसको बौद्धिक विकास के लिए स्कूल ना भेजा जाए, जंगल में भेज दिया जाए, या जो पढ़ाना चाहिए वो ना पढ़ा करके उटपटांग चीज़ें पढ़ाई जाए, तो कहीं ना कहीं जो है बच्चे का जो मानसिक जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा। तो दोनों के जो है सापेक्ष योगात्मक योगदान नहीं होता, इनका अंतःक्रिया होती है। तो याद रखिए ना, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी बालक में मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, मानसिक रूप से अगर बच्चा अस्वस्थ है तो इसका कारण हो सकता है आनुवांशिकीय कारण हो सकता है, आसपास का जो वातावरण होता है वो भी इसका कारण हो सकता है, और पारिवारिक वातावरण इसका भी कारण हो सकता है। इसका सही आंसर है सभी है, उपरोक्त में से सभी इसके जो हैं कारण हो सकते हैं। मानसिक रूप से देखिए, हेरिडिटी मतलब हो सकता है आनुवांशिकीय गुण, माता पिता में से किसी को जो है कोई मानसिक बीमारी हो, वो उसको बच्चे में ट्रांसफ़र हो गई हो तो उससे जो है उसका मानसिक विकास जो है अस्वस्थ हो सकता है, अवरुद्ध हो सकता है, रुक सकता है।
उसका लालन पालन अच्छे से ना हो, है ना, गलत लोगों की संगत में आ जाए, इस तरीके से जो है उसका मानसिक विकास अस्वस्थ होने के जो है कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल होते हैं, आप सभी को पता होंगे। अगर यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा जो टारगेट है ये बिल्कुल याद रखिएगा, ज़रूर से ज़रूर देख करके उसको जो है पूरा करने में हमारी मदद कीजिएगा 10 लाइक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? अब देखिए वहाँ पे जो है मानसिक विकास की बात हो रही थी, यहाँ पे अपराधी प्रवृत्ति की विकास विकसित होने का क्या? अगर बच्चा जो है अपराधी है, अपराधी प्रवृत्ति का मतलब है बच्चा चोर है, गुंडा टाइप का है, मर्डर कर दिया है, किसी का खून कर दिया, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है ना, नैतिकता की कमी है, नैतिकता की जो है कमी, ये कमी, तो ये क्या है? ये परिवार का वातावरण है, या फिर जो है अनुशासनहीनता है, या आर्थिक अभाव है, या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम इसका कोई नहीं है, आर्थिक अभाव भी इसका जो है पूरी तरीके से जो है रोल अदा। जो बहुत सारे गरीब लोग होते हैं क्या वो अपराधी प्रवृत्ति में आ जाते हैं? ज़रूरी तो नहीं कि गरीब लोगों का अपराधी प्रवृत्ति में होता है, बहुत अमीर अमीर लड़के जो है अमीर जो है परिवार के लोग जो है अपराधी प्रवृत्ति में जुड़े रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ देश के नेता। ठीक है, अनुशासनहीनता, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, परिवार का जो वातावरण होता है बच्चे में बहुत हद तक अदा करता है कि वो बच्चा किस प्रकार का रोल अदा करेगा। ठीक है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो एक पॉजिटिव जो है इन्वायरमेंट डेवलप करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? समूह गतिविधियों के दौरान जो है समाज मिति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, या सकारात्मक पॉजिटिव एंडिंग वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, जिसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग। कहानी सुना रहे हो, उसके बाद में सब अंत में स्टोरी बताते बताते सब कुछ सुखद है, सब कुछ अच्छा, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हो, इस तरीके की कहानियाँ सुनाना चाहिए ताकि जो है सकारात्मक वातावरण बने। या सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इस तरीके से जो है करना चाहिए। या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, बच्चों को कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, लड़का और लड़की में भेद नहीं करना चाहिए, है ना, आर्थिक रूप से भेद नहीं करना चाहिए कि कौन गरीब है कौन अमीर है, चाहे वो जातिगत रूप से भेद नहीं करना चाहिए, है ना, वर्ण रूप से भेद नहीं करना चाहिए, ये भी भेद नहीं करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए, तो आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी रोग है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आनुवांशिकता संबंधी रोग की चर्चा हो रही है। आनुवांशिक आंखों का रंग जो है ये आनुवांशिकता से निर्धारित होता है, लेकिन ये एक रोग नहीं है। तो यहाँ आंसर है डाउन सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी जो है आनुवांशिकी संबंधी रोग नहीं है, या बच्चों का लेखन संबंधी विकार है वो भी जो है डिस्ग्राफिया जिसे कहते हैं, ये भी एक जो है आनुवांशिकी संबंधी रोग नहीं है। तो डाउन सिंड्रोम होता है, ये एक रोग है। ये होता क्या है? ये आमतौर पे जो होता है एक व्यक्ति में, एक मनुष्य में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 23 गुणसूत्र उसके माता से मिलते हैं और 23 गुणसूत्र जो है उसके पिता से मिलते हैं। ठीक है, इन 46 गुणसूत्र में एक गुणसूत्र और ऐड हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम्स का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने के कारण जो उसका शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है वो सही रूप से नहीं होता, उसमें कोई ना कोई समस्या होती है, समझने की समस्या हो सकती है, हो सकता है न्यूरोलॉजिकल, एक तरीके से शरीर में जो है कुछ ना कुछ कमी हो जाना, ये है डाउन सिंड्रोम कहलाता है। याद रखना 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, मित्र बनाने का अनुशासन। तो देखिए वातावरण का संबंध है उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिले, यही इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल है, समझाने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, बच्चे में जो है संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? तो बच्चों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? ये सभी को पता होगा, ये हम कमेंट करके इसका जवाब मांगेंगे। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, आप इसका कमेंट करिएगा। ठीक है, ये विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है इनमें 4 स्टेजेस दी गई थी, याद रखना इनके 4 स्टेजेस दी गई थी। ठीक है, तो बच्चे के जो 4 स्टेजेस हैं वो केवल आनुवांशिकता पर डिपेंड करते हैं या केवल पर्यावरण पर, या आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया से जो है बनता है। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो आनुवांशिकता और पर्यावरण, वातावरण जो है इन्वायरमेंट है, उसकी परस्पर जो है क्रिया पर जो है निर्धारित होता है, इसी का परिणाम होता है संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है यहाँ पे सही है ये बताना है। सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए ऑप्शंस देखिए, अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट और युग्मज। देखिए सही आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, अंडाणु और जो है शुक्राणु और फिर उसके बाद युग्मज और प्लास्टो। देखिए अंडाणु जो होता है वो अंडा जो है अंडे के रूप में होता है, वो महिलाओं में होता है, और शुक्राणु जो है पुरुषों में होता है। जब ये दोनों जो है परस्पर एक दूसरे से क्रिया करते हैं, ठीक है, तब जो है एक युग्मज होता है, एक तरीके से जो है एक गांठ बनती है, ठीक है, एक गांठ बनती है जिसे कहते हैं। और ये गांठ जो है ये गांठ तभी बनती है जब ये शुक्राणु द्वारा अंडा निषेचित होने के बाद जो है 4 से 6 दिन के बाद बनता है, और फिर ये गांठ ही है, गांठ को ही कहते हैं प्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और प्लास्टोसिस्ट के बाद बनता है भ्रूण, और भ्रूण का निर्माण जो है प्लास्टोसिस्ट है, अंडाणु और शुक्राणु के युग्मज के बाद ही प्लास्टोसिस्ट बनता है और उसके बाद भ्रूण बनता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। याद रखना ये प्रोसेस को एक बार। आनुवांशिकी के जनक जिसे कहते हैं वो कौन थे, बिल्कुल सभी को पता होगा, फादर ऑफ जो है लॉ ऑफ हेरिडिटी जिसे कहते हैं, आनुवांशिकता का सिद्धांत जिन्होंने दिया था वो ग्रेगर मेंडल हैं, ठीक है। इन्होंने जो है ये बताया था कि जो जेनेटिक जो गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। तो देखिए वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभाव डालती है हमारे जो है डेवलपमेंट में, ये दिया था रॉस ने, सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था। ये कथन जो है रॉस का है, इंपॉर्टेंट है कथन, हमेशा एक कॉपी में साइड में लिख लिया करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है पूरे टाइम पीरियड में 10-15 कथन आपको याद ज़रूर से ज़रूर करनी, जिसमें से एक ये कथन आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है वंशानुक्रम, हेरिडिटी का जो है नियम नहीं है। समानता, भिन्नता और प्रत्यागमन और अभिप्रेरणा। देखिए समानता जो हो सकती है, जैसे एक माता पिता के 2 संतानें, उनमें कुछ समानताएं हो सकती हैं, और माता पिता के जो है और जो है व्यक्तिगत रूप से अगर हम बात करें कि एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है, इसका पिता ये है उसके पिता ये, तो इन दोनों में जो है भिन्नताएं अलग अलग होंगी। ऐसा नहीं कि इसके गुण इसमें आ जाएं किसी तरीके से, जेनेटिक गुण तो किसी भी रूप में इसमें नहीं आ सकते, ठीक है। प्रत्यागमन का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, तो मोटिवेशन यहाँ वंशानुक्रम का जो है नियम नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, और जबकि महिला में जो है कौन से गुणसूत्र होते हैं। तो इसका सही जवाब सबको पता होगा, एक महिला में XX गुणसूत्र होते हैं और एक पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए ये XY गुणसूत्र जो है एक पुरुष का है और ये एक महिला का गुणसूत्र है। अब जब ये परस्पर जो है क्रियाएं होती है, मतलब पर इनके अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं, तो इनके गुण जब इससे मान लीजिए इससे एक X गया और इसका जो है एक Y गया, माफ़ कीजिए, इसका एक X गया और यहाँ से भी दोनों, यहाँ पे 2X है तो यहाँ पे हर हाल में X जाएगा। तो अगर X मिल गया तो यहाँ पे जो बच्चा होगा वो लड़की होगी, ठीक है, गर्ल पैदा होगी। लेकिन अगर यहाँ पे जो है गुण जो है इसके Y गया, चलिए, तो अगर यहाँ पे जो है XY XX, अगर यहाँ पे जो है यहाँ का Y गुणसूत्र, यहाँ का X मिल गया तो यहाँ पे लड़का होगा, और यहाँ का X मिल गया और यहाँ से भी X आया तो जो है लड़की होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं बच्चे लड़के होंगे या लड़की होगा, इसका निर्धारण जो है पुरुषों के गुणसूत्र से होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश डैश के अनुसार बालक का विकास जो है आनुवांशिकता तथा वातावरण के गुणनफल है। मैंने आपको बताया किया था कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का परस्पर जो है अंतःक्रिया से होता है, गुणनफल है। ये जो है सिद्धांत, ये कथन किसका था, तो ये सिद्धांत और कथन था वुडवर्थ का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमें सत्य बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ जो है पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो देखिए मैंने सही आंसर इसको चुन लिया है पहले से ही। विकास के जो कुछ पहलू होते हैं, हमें पता है कि कुछ जो है पहलू डेवलपमेंट, जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसमें कुछ जो है जो आनुवांशिकता से मिलते हैं और कुछ जो है पर्यावरण से निर्धारित होते हैं। ना कि हम 50% कह दें, ना कि आनुवांशिकता का रोल ज़्यादा होता है, ना पर्यावरण का रोल ज़्यादा होता है। कुछ चीज़ें इससे मिलेंगी, कुछ चीज़ें इससे मिलेंगी, दोनों को बैलेंस बनाएंगे तो एक बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, एक बालक का आहार है, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसका जो है इसको प्रभावित करता है,
और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा और समस्याओं का समाधान करेगा, इसे भी प्रभावित करता है। इस प्रकार का जो उदाहरण है विकास का जो है मुख्यतः प्रभावित होता है किस बात से, अनुवांशिकी द्वारा जो है ये क्रिया होगी, या वातावरण के, या प्रारंभिक और बाद के अनुभव द्वारा, या निरंतरता द्वारा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। याद रखना ऑप्शन बी है। किसी बच्चे का जो वातावरण है वो अच्छा होगा तो ये जैसे खान पान अच्छा होगा, है ना, तो ये चीज़ें जब अच्छी होंगी तो उससे ये निर्धारित होगा कि बच्चे की लंबाई भी कितनी होगी। अनुवांशिकी भी द्वारा होती है, ठीक है, लेकिन इसके में जो आंसर है इसका वातावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञानात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता। तो देखिए संज्ञानात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता, विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक और समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाएं, यह विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है उनको, यह शिक्षक जो है प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों और अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा वर्तमान ज्ञान की संरचना विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं, या फिर जो है मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं और अध्यापक विशिष्ट और सत्रावसान मूल्यांकन जो है रणनीतियों को लागू करते हैं और फीडबैक देते हैं इसके प्रदर्शन और प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। इसका सही आंसर क्या है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये गलत होगा यहाँ पे, बाकी सभी सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, हमें बताना है। तो देखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण जो है आनुवांशिकता है, ठीक है, या परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, या मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता प्रभावित करता है ना ही वातावरण प्रभावित करता है, मतलब पर्यावरण प्रभावित करता है, यह आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों ही एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है। वुडवर्थ ने बताया ही था कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के परस्पर जो है अंतःक्रिया से जो है व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है और एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। अगर किसी बच्चे का हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकीय गुण जो है अच्छा है और उसको एनवायरनमेंट भी अच्छा मिले तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा, बहुत अच्छा करेगा। लेकिन अगर हेरिडिटी प्रभावित है, मान लीजिए उसका शारीरिक या मानसिक कोई अवरोध है या किसी तरीके के डिसऑर्डर है या कोई शारीरिक समस्या है या मानसिक समस्या है, तो उस बच्चे को चाहे जितना जो है इन्वायरमेंट देने का कर लीजिए, अगर उसका शारीरिक रूप से जो है कमज़ोर है, मान लीजिए वो पैर से जो है पोलियोग्रस्त है या पैर से पहले से ही अपंगता थी उसकी, अब उसको चाहे जितना जो है उसकी तेल मालिश कर लीजिए, खान पान खिला दीजिए, उसकी जो है ये डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है, प्रभावित है। तो एक दूसरे से प्रभावित होती है, ऑप्शन डी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। यह अवधारणा है कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब बच्चे के अंदर जो बिहेवियर है उसको दंड के माध्यम से और बहुत कठोरतम रूप से जो है परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब गाइड करके कि यही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही बैठना है, ऐसे खेलना है, ये चीज़ों से प्रभावित कर सकते हैं बच्चों के आचरण को। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे हर तरीके से अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं, उनके पास कई अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकी नियम इस दावे का सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। तो जैसे उत्पन्न करते हैं वैसे, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रतीक गमन। तो देखिए बच्चे माता पिता के समान नहीं होते, उनके प्रतीक के रूप में होते हैं। माता पिता से के जो है उनके चेहरे, उनका शारीरिक बनावट मिलती है, प्रतीकात्मक रूप से मिलती है उनको, और उनकी विशेषताएं अलग होती हैं, ठीक है। और ये विशेषताएं जो प्रभावित होती हैं वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के परस्पर जो है संयोग से जो है परस्पर जो है अंतःक्रिया से प्रभावित होती हैं, ठीक। इस लाइन को बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन है कि बच्चों में जो है सहानुभूति का उच्च स्तर अक्सर उनमें देखा जाता है जिनके माता पिता सक्रिय रूप से पढ़ाते हैं। मतलब जो है जो बच्चे जो है जिनमें सहानुभूति होती है ना, तो उनके अंदर जो उच्च स्तर देखा जाता है कि जो माता पिता जो है पढ़ाते हैं या टीचिंग स्किल्स हैं तो सहानुभूति व्यवहार का मॉडल प्रदर्शित करते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है, ठीक है। सहानुभूति पूरी तरीके से एक सीखा हुआ व्यवहार है,
बचपन में ही जो है बचपन के प्रारंभिक विकास के दौरान पर्यावरणीय प्रभावों पर पूरी तरीके से निर्भर रहता है। तो ये आंसर सही हो सकता है। तो देखिए, एक जो सहानुभूति होता है वो एक सीखा हुआ व्यवहार होता है। चाहे माता पिता कितने भी अच्छे हों, चाहे कितने भी हेरिडिटी उनकी अच्छी हो, चाहे जितने गुण अच्छे हो, अगर आपने बच्चे के अंदर जो है वो गुण नहीं दिया कि बेटे को सही और गलत की पहचान करना नहीं सिखाया, बेटे को ये नहीं पता है, बच्चे को ये नहीं पता कि कहाँ पे सहानुभूति करनी है और कहाँ पे जो है एग्रेशन दिखाना है, तो ये पर्यावरणीय कारणों पर पूरी तरीके से निर्भर करता है। अच्छा, ये पूरी तरीके से निर्भर करता है, ये थोड़ी सी लाइन कंफ्यूज करने वाली है कि पूरी तरीके से निर्भर नहीं करता, कुछ हद तक निर्भर करता है, कुछ हद तक हेरिडिटी पर भी डिपेंड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे तो लगता है यहाँ पे दोनों ही गलत हैं, लेकिन अगर आंसर यहाँ पे दोनों गलत का नहीं दिया है तो यहाँ पे ए गलत है और आर यहाँ पे हम सत्य लेंगे। ठीक है, 6 साल की लड़की जो है असाधारण खेल क्षमता प्रदर्शित करती है, मतलब वो खेलने में बहुत अच्छी है। उनके माता पिता दोनों ही एक खिलाड़ी हैं, रोज़ कोचिंग के लिए भेजते हैं उसको, सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। उनकी क्षमताएं किन के बीच में की अंतःक्रिया का जो है परिणाम है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है हेरिडिटी, मतलब माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, तो इसके अंदर हेरिडिटी का गुण आ गया, खिलाड़ी वाले गुण आ गए। उसके बाद जो इन्वायरमेंट है, मतलब जो है सप्ताह में हमेशा जो है प्रशिक्षण देते हैं, तो ये एनवायरनमेंट भी उसको जो है डेवलपमेंट मिल गया, तो बच्चे का कहीं ना कहीं जो है डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो आनुवंशिकी और वातावरण की जो है अंतःक्रिया का परिणाम है ये आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल अभिभावक जो सिंगल पेरेंट वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते समय टीचर को क्या देखना चाहिए? स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, या इस तथ्य को अनदेखा करने चाहिए और इसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों को समान व्यवहार करना चाहिए, या इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, या इस प्रकार के बच्चों को कम ग्रह कर। देखिए, सिंगल पेरेंटिंग होता है, तो ऐसे बच्चों को जो है इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए पढ़ाते समय कि वो सिंगल पेरेंट है, उसके माता पिता में कोई एक नहीं है ना। उसके साथ सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए कि इसको जो है होमवर्क कम देते हैं, कौन कराएगा इसका होमवर्क, इस तरीके का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। सभी बच्चों के साथ जैसा व्यवहार आप करते हैं उसी तरीके का व्यवहार अपनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पर्यावरण की भूमिका लगभग तय है, जबकि आनुवंशिकता को प्रभाव को बदला जा सकता है। ठीक है, पर व्यवहारवाद पर आधारित सिद्धांत काफ़ी हद तक मानव विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। आनुवंशिकता और पर्यावरण के सापेक्ष प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ते हैं। तो देखिए आंसर वही है, सेम चीज़ बदलता नहीं है, बस भाषा शैली बदल जाती है। सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कवर हो चुके होंगे। अगर आपने ये क्वेश्चंस पूरे देख लिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स क्या याद रखना है। ठीक है, देखिए बस एक चीज़ याद रखिएगा, हेरिडिटी जो है डेवलपमेंट, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट की परस्पर क्रिया है। ये जो है, ये जो मिलता है हेरिडिटी जो गुण है वो एक स्थिर है, माता पिता से मिलते हैं, इसके अगले ट्रांसफ़र हो जाता है, इसको बदला नहीं जा सकता। हेरिडिटी जो है ये बदला नहीं जा सकता, ये चीज़ याद रखना। इन्वायरमेंट को आप बदल सकते हैं। मान लीजिए कि आज 5 साल तक बच्चे का लालन पालन अच्छा नहीं हुआ, आगे जीवन में जो है उसके जीवन के आगे जो है वर्ष हैं वो अच्छे रूप से उसका लालन पालन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो है विचार जो है मानसिक विचार बदल जाएंगे। उसका वातावरण जैसा जैसा व्यक्ति का बदलता रहता है वैसे वैसे वो उसके विचार भी बदलते रहते हैं, लेकिन हेरिडिटी कभी नहीं बदलेगी, ये हमेशा स्थिर रहेगी। आज अगर बच्चा पैदा होते जो गुण लेके आएगा वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। ये चीज़ अगर आपको दिमाग में बनी रहेंगी तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जितने मैंने फैक्ट्स बताए होंगे, बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी इसमें से बता दिए होंगे। ठीक, अगर यहाँ तक आपने देख लिया है हमारा वीडियो और वीडियो अगर सही लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 10 लाइक्स हैं केवल, इसमें हमारा सहयोग ज़रूर से ज़रूर करिएगा। हम मेहनत करते हैं, जैसे आप कभी जीवन में कुछ मेहनत करेंगे और आपको जो है मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, बस उसी तरीके से आधार पे आप भी सोचिएगा कि आपके कोई किए हुए मेहनत पे आपको जो है केवल जो है कोई लाइक मांगे तो जो है उसको ज़रूर से ज़रूर जो है वो कीजिएगा। आपके लिए डेली इसी प्रकार से हम वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे।